बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज वीकेंड का आगाज़ कुछ लोगों का आज होगा और कुछ का कल हो गया था। उम्मीद करते हैं कि आप वीकेंड को अपना एंजॉय भी करेंगे और जिस तरह हम हमेशा अपने वीकेंड पे तलकीन करते हैं कि आपने रिलैक्स लाजमी करना है, चिल करना है, क्योंकि लिया टाइम गुजारना अपने साथ बहुत ज़रूरी है। हम अपने भाग दौड़ में इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ वक्त गुजारें और ख़ास तौर पर अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते रहें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। हम वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि हफ़्ते की जितनी भी मेन ख़बरें गुज़री उसके ऊपर हम तज्ज़िया लें। इस हवाले से हम हमेशा मदऊ करते हैं डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर हैं रोही टीवी के। इनसे आज हमने ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात करनी है। फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब का अभी हालिया दिनों में कुछ दौरा हुआ मुल्तान का, उन्होंने देखा कि कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, कहाँ तक पहुँचे, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल था। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है। मौसम की क्या सूरत हाल है, आगे आने वाले दिनों में क्या ये हार्श होगा या बेहतर होता जाएगा, तो इन सारी चीज़ों पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। सर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं फ़ाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वहीद असद साहब, जो कि मुल्तान के बहुत मशहूर, जनूबी पंजाब के बहुत मारूफ शायर हैं। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने शायरी का आगाज़ कैसे किया, कब किया, क्यों किया, और शायरी एक ऐसा शोबा समझा जाता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम लोग अब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाते, इसके साथ हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लोग तो आजकल बड़ी दाद देते हैं, लोग पज़ीराई करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आज अभी भी शोरा हज़रात के हालात इस तरह क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। बखैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, मौसम की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम कभी बहुत ज़्यादा सूरज पहले एक बात की अगर जी मुझे इजाज़त दें ना, जी जी कि एक तो आप अक्सर मैं सुनता हूँ आप कहते हैं कि जी कुछ लोगों का वीकेंड का आगाज़ एक दिन पहले हो चुका है, जी, कुछ का आज हो रहा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर हम एक ही मुल्क में, बिल्कुल। हमारा वीकेंड भी एक नहीं है, हम्म ठीक है ना। ये ताकतवर तबका जो है वो हफ्ते की 2 छुट्टियां करता है और कमज़ोर जो है वो एक छुट्टी करता है। सर, आप हमारे बॉस हैं, आप हमें 2 छुट्टियाँ दे दें। हाँ, वो ठीक है लेकिन पूरे मुल्क में जो है वो एक बिल्कुल। ही निज़ाम होना चाहिए ना। अगर एक छुट्टी है तो सबकी एक छुट्टी होनी चाहिए, अगर 2 छुट्टियां हैं तो सबकी 2 छुट्टियां होनी बिल्कुल। चाहिए। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो जहाँ पर अख्तियार है, जहाँ ताकत है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी 2 छुट्टियां करते हैं और जो बाकी सारे लोग हैं उनकी एक छुट्टी है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, वर्किंग आवर्स तय है, ठीक है ना जी। आप कर दें, चलें ठीक है। अगर आपने एक छुट्टी रखनी है, वर्किंग आवर्स बिल्कुल। ऐसे करने हैं, तो पूरे मुल्क की एक ही छुट्टी होनी चाहिए ना, 2 वीकेंड तो नहीं होने चाहिए फिर। किसी का कोई 2 दिन पहले होने एंजॉय कर रहा था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी ये बात ठीक है। एक इससे जो है एक तो एक मसावत वाली सूरत हाल भी नहीं होती और वो लोगों को मुश्किल भी होती है कि भाई अच्छा जी ये दफातर बंद हैं जी, ये खुले हैं, तो ये एक छुट्टी होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि वो जो शायर का हवाला दिया ना कि जी, तो हमारे दोस्त जो है वो शायर किसी भी एक ना खिते का होता है ना शहर का होता है। शायर जो है वो सबको होता है। ठीक है। और ठीक है ना जी। तो वो उनकी ना पहचान जनूबी पंजाब होती है ना मुल्तान होती है। शायर जो है वो एक उसकी शायरी जो है वो फैलती है और कहीं तक जहाँ तक पहुँचती है उसका पैगाम, उसकी बात, उसका जो है रिदम सब जगहों पर पहुँचता है। तो शायर किसी एक खास खित्ते खित्ते का या नहीं शहर होता, का जो है शायद उससे सबका मसूब होता है। नहीं है। मौसम की जो सूरत हाल है इस वक्त जो है बलाई इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है। कहीं बर्फ़बारी अभी होकर रुकी है, कभी कहीं जो है वो हो रही है और काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। बारिश भी बलाई इलाकों में हो रही है। तो हमें इस अपने इलाकों में बारिश की बड़ी अशद ज़रूरत है और हम दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो करम करे, बारिश हो। उससे ये होगा कि कुछ धुंध भी छटेगी और मौसम क्लियर होगा। जो ये जो बीमारियां फैली हुई हैं खुश सर्दी की वजह से, ये भी कम होंगी। दूसरा ये है कि वैसे भी हमें पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अभी आज का जो मौसम है फिर पूरे साउथ में धुंध फैली हुई है, शदीद धुंध है। और जब ये धुंध होती है तो अब आप देखें कि निज़ाम ज़िंदगी तो नहीं रुक सकता। तो सबसे बड़ा जो धुंध का असर होता है वो ट्रांसपोर्ट पर होता है और जो आमदोरफ्त है वो बड़ी मुतासर होती है। अभी जब शदीद धुंध हो तो मोटरवेज़ जो है वो 5-6 घंटे के लिए खुलती हैं, तो उसी में लोग सफ़र करते हैं। एक तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मोटरवेज़ पे ना, और लोग उसी वक्त में कोशिश करते हैं कि पहुंच जाए, रश हो जाता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को फिर मोटरवे से उतार दिया जाता है धुंध की वजह से, बंद कर दी जाती है मोटरवे, तो वहाँ पर फिर जीटी रोड पर जब रश होता है वहाँ पर ट्रैफिक बंद नहीं होती, लेकिन हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं
और मुसलसल हादसात भी हो रहे हैं। अच्छा सर, मैं इसमें अक्सर औक़ात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही कहा जाता है कि आपने गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना है, लेकिन कुछ लोग जो ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं वो कहते हैं कि यही मौसम है, हमने जाके बर्फ़बारी भी देखनी है, एंजॉय करनी है। तो आप इस हवाले से क्या राय अच्छा, रखते हैं? गैर ज़रूरी सफ़र तो आजकल कोई भी नहीं करता, हुँ, ठीक है ना जी। अच्छा, वो जो बर्फ़बारी देखने जा रहे हैं या एंजॉय करने जा रहे उनके हैं, लिए वो तो भी वो ज़रूरी ज़रूरी सफ़र सफ़र है। है ना जी। हुँ, अच्छा, उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होंगे, प्लान किया होगा, वो भी ज़रूरी सफ़र है। गैर ज़रूरी सफ़र जो है आजकल की इस महंगाई के दौर में गैर ज़रूरी सफ़र कौन करता है कि जी आए जी गाड़ी चला के आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये सारे लोग ही बेचारे ज़रूरी सफ़र कर रहे होते हैं और बड़े कम हैं, अगर कुछ हो भी होंगे तो 1-2% हो जाएंगे जो ऐसे इंजॉय करने के लिए निकल रहे होंगे। तो वो उन्होंने भी जाना है, ज़ाहिर है बर्फ़बारी आप गर्मियों के मौसम में तो देखने जा नहीं बिल्कुल। सकते। अच्छा, इस मौसम की अपनी एक सहर भी है, एक कशिश भी है ना। आप जो फॉग है, ठीक है, उसको एंजॉय भी करते हैं। अगर आप महफूज सफ़र कर रहे हूँ, महफूज अंदाज से मौजूद हूँ, तो फॉग को देखने का, फॉग में वक्त गुजारने का एक अपना बिल्कुल, मज़ा अपना है, मज़ा है। फैसिनेशन है, ठीक है ना। आजकल हम कहते हैं कि जी मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मरी बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमें फील होता है ना कि जी अच्छा, वो जो हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मरी देखा ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो उनको फिर बताते हैं कि यही मौसम होता है मरी में ना। और एंजॉय कर। अच्छा सर, वो असल में ये भी कहा जाता है ना कि आजकल हमें फॉग के साथ स्मोक का भी मुकाबला है, उसकी वजह से थ्रोट इरिटेशन हो। जैसे अभी आप ड्राई वेदर की बात कर रहे थे, तो ज़रा एहतियात भी लाजमी है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। जैसे हम अक्सर औकात अपने प्रोग्राम में यह तलकीन करते भी हैं वीकेंड के प्रोग्राम में कि आपने रिलैक्स करना है, लेकिन साथ साथ एहतियात भी लाजमी करनी है। ये स्मॉग तो बहुत खौफनाक है, ख़तरनाक है, ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हमारे जो नबातात हैं, दरख्त हैं, फसलें हैं, उनके लिए भी ख़तरनाक है। और ये फिनोमेना कुछ अरसे से बड़ा बड़ा तेज़ी से उभरा है। और इससे पहले तो सिर्फ धुंध ही होती थी, ये स्मॉग तो हमने कभी एक्सपीरियंस की नहीं थी। ये इतने कार्बन के पार्टिकल्स हमने हवा में छोड़े, ठीक है, और फिर हमारे पास दरख्तों की कमी है, दरख्त हमने लगाए नहीं, तो ये स्मॉग की सूरत हाल डेवलप हुई। तो अभी जो है वो अगर कहीं भी स्मॉग की कैफियत होती है तो वो ख़ास तौर पे जो सांस के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है, उनको एहतियात करनी पड़ती है। वैसे तो उन्हें ये फॉग भी मुतासर करती है, सांस के मरीज़ों को जी। ये फॉग भी मुतासर करती है, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बीमार लोग हैं वो ज़रा एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलते हुए। दूसरा ये है कि ये सर्दी जो है, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए सर्दी बड़ी ख़तरनाक होती है। तो वो गर्म कपड़े पहनें, गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, एहतियात करें, छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में एहतियात करें। मतलब अगर आप कोहरे की कैफियत में बाहर निकल रहे हैं तो सर ढाँप कर जाएँ। जो जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं डॉक्टर हज़रात की तरफ स्मोक से, जो है वो उसको रोकने का हमने इस दफ़ा वैसे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने भी बड़े इक़दामात किए और जिनके बारे में, जिन चीज़ों के बारे में हम खामोशी इख्तियार किए हुए थे, जैसे हमारे ब्रिक हैं, भट्टे हैं ईंटों के, तो उनके बारे में हमने खामोशी इख्तियार की हुई थी। तो वो फ़ज़ा में धुआं आलूदा जो है धुआं छोड़ रहे थे। इसके अलावा हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो अब उनको सारों को उनको जो है ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल किया है, टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया है। तो इन सारी कोशिशों से लाहौर में ख़ास तौर पे बड़े मसाइल पैदा होते थे, यहाँ भी थे। तो वहाँ हमने जो व्हीकल्स थी सब स्टैंडर्ड और एक वो ईवी पॉलिसी भी आ गई है ना पंजाब की कि नया जो भी पेट्रोल पंप खुलेगा उसके ऊपर आपके ईवी का स्टेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का। और गाड़ियां भी अब जो सरकारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी वो इलेक्ट्रिक ही खरीदी जाएंगी होंगी। और जो हमारे पास गाड़ियां चल रही हैं उनकी मेंटेनेंस को भी खास तौर पर देखा जा रहा है और वो उनके स्टैंडर्ड को भी देखा जा रहा है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना मिकदार में धुआं छोड़ रही हूँ जो आबोहवा के लिए ख़तरनाक हो। तो इन इक़दामात से कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर हुई है। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, उसमें हमें कामयाबी नहीं हो पा रही जिस तरह कामयाबी होनी चाहिए। मतलब आप भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये किसी भी मुल्क के लिए 25% रकबे पर जो है वो दरख्त का होना ज़रूरी है। तो हमारे कितने रकबे पर है? वो उस वक्त भी 3% पढ़ते थे और आज भी वही है, बल्कि उससे कम हो गया हो जिस अंदाज से हमने दरख्त की कटाई की है। तो जब तक हम दरख्त नहीं लगाएंगे और शहरों के अंदर दरख्त नहीं, ये हम जो कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है। और आप देखें कि अगर अब ये जो ख़ास तौर पे लाहौर का जिक्र इसलिए ज़्यादा आता है कि वहाँ पर ये क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा डिस्कस होता है। तो आप देखें कि खामोशी से आपकी ज़िंदगी के 2-4 साल कम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि एवरेज लाइफ में से वो जो है साल निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं कि वो आलूदगी जो है आपके जिस्म पर मुसलसल असरअंदाज हो रही होती है। तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त ही
हमें जो ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनसे इनसे बचाने बचा का सकते हैं। अच्छा साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि कौन सा मौसम आप एंजॉय करते हैं? आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं या आपको गर्मियाँ पसंद हैं, आप एंजॉय करते हैं? देखें, बेदिल हैदरी का एक शेर है कि गर्मी लगी तो खुद को, गर्मी लगी तो तो खुद खुद से को, अलग हो के सो गए, ठीक है, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। ठीक। तो शायर के यहाँ तो वाह। सभी मौसम जो है वो अच्छे होते हैं, हुँ, क्योंकि वो तब्दीलियों, अभी जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, वो उन तब्दीलियों को महसूस कर रहा होता है। शायर जो है वो जो एक आर्टिस्ट या शायर जो होते हैं वो वैसे उसको सेंसिटिव deeply, होते हैं। जी जी, देख रहा होता है, तो उसके हाँ सारे मौसम अच्छे हैं, ठीक और है। उनकी अपनी अहमियत है। ज़्यादातर ज़ाती इनफरादी तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, बंदा को ना पसंद जी होता जी है कि जी मैं ज़रा दोस्तों में ज़रा, मुझे तो सर्दियां ज़्यादा पसंद हैं। मैं बैठता हूँ दोस्तों जी, में बिल्कुल। बारबेक्यू अगर करना और एंजॉय एंजॉय वाली करना। बात है तो फिर सर्दियों का एंजॉय, ज़ाहिर है एंजॉयमेंट अपनी है और उसका अपना सामान दस्तयाब हो हाँ तो जी, फिर तो नहीं हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अब है। पहनने के कपड़े ना हो और वो ये बात जी, बिल्कुल, लास्ट टाइम सर हम इसी हवाले से जब हम हाँ। प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो अक्सर देख रहे थे, हमें फीडबैक मिलता है, तो सबने यही बात की कि बुखारी साहब वो उसके ऊपर सही जगह पर अपने जो है वो रोशनी डाल रहे थे। और सर्दी देख रहे हो, आपको ड्राई फ्रूट खाने का दिल करेगा, जी, मजा आएगा। बिल्कुल। आप सूप पियेंगे, आप यखनी पियेंगे, गर्म चीजें खाएंगे। अगर वो दस्तयाब ना हो तो हाँ फिर जी, सर्दी फिर बंदा कहेगा कि ये सर्दी ना ही है, गर्मियाँ रहें। बिल्कुल। अच्छा असद साहब, शायरी की तरफ चलते हैं। आगाज़ कैसे हुआ? किसने पहली दफ़ा देखा कि ये टैलेंट आपके अंदर मौजूद है? मैंने तकरीबन 25 साल हो गए हैं, 2001 से बाकायदा शायरी कर रहा हूँ, और सीखने का जो अमल है ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू में मैंने जो है इस्लाह ली, एक सीनियर शायर थे हमारे खित्ते के, मेलसी से ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसी, अल्लाह ताला गरीक के रहमत करे, बड़े नफीस इंसान थे, तो उनसे मैंने सीखा। अच्छा, 2001 में आपने सीखना इसको शुरू किया शायरी को, फिर अब 2025 तक मवाज़ना ज़रा कीजिएगा कि 2001 में शोरा हज़रात के क्या हालात थे और आज 2025 में क्या हालात हैं? क्या बेहतर हुई है सूरत हाल या ख़राब हुई है? दो तरह से कैफियत है जो मैं समझ रहा हूँ। एक, अगर 2001 की तरफ हम जाएं तो वहाँ पर मयार ज़्यादा बेहतर था। इस पे ज़रा रोशनी डालीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैंने वहीद साहब से सवाल किया था कि अगर वो मवाजना करें 2001 में जब उन्होंने शायरी का आगाज़ किया था तो और 2025 में, तो हालात क्या बेहतर हुए हैं या हालात बिगड़े हैं? जी वहीद साहब, आप वैसे जवाब दें। इनकी बात से पहले कि कौन से हालात, शायरी के हालात, शायरी के हालात भी सर, शायरी के हालात भी और शायर के माशी हालात भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना आजकल, सवाल मोनेटाइजेशन से किया तो मैं दोनों चीज़ें सोच रहा था कि दोनों हालात बताइएगा जी, शायर के माशी हालात भी और शायरी के हालात भी। जी, पहले तो मैं शायरी, पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर है वो बात हमने शुरू की थी, तो 2001 की जहाँ या पिछले मंजरनामे में अगर हम जाएं तो मैं ये देखता हूँ कि उस वक़्त शायरी का मयार ज़्यादा बेहतर था, शेर कहने का, ठीक है। क्योंकि एक असातिज़ा की पूरी ग्रिप होती थी, जो नौजवान कहते थे और उनको जो है वो मेंशन भी कर रहे होते थे। एक दूसरा ये है कि उस वक्त हमें मुश्किल भी पेश आती थी अपनी बात को पहुँचाने का। एक ही हमारे पास जो है वो प्लेटफार्म था, अदबी रसायल, यानी मुल्क की सतह पे या बैनुल अक़वामी सतह पे। ठीक। उससे बढ़ के कोई मतलब चैनल्स भी बाद में हमारी अप्रोच में आए। अगर मैं अपनी नौजवानी की बात करूं या 2001 वाले सिनेरियो की, तो उस वक्त ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन मयार था, सीनियर्स जो है वो टोकते थे और हम उनको फॉलो भी करते थे। अब जबकि अब के हालात को हम देखते हैं तो अब आज का नौजवान 2-4 गज़लें अगर फेसबुक पे लगा ले तो वो उसके अंदर इतना तकब्बुर है जो मैंने फ़ील किया है, क्योंकि मैं एक यहाँ काम भी कर रहा हूँ अदब के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से मेरी तंजीम है फ्यूचर टैलेंट हंट, और मैंने इस पूरे खित्ते के नौजवानों को जो है बुला रहा हूँ मुल्तान में और प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ इदारों में करवा रहा हूँ। लेकिन मैंने उनकी जो नेचर फ़ील की है नौजवान की,
वो इस यानी उसकी जहनियत पहले वाले नौजवान से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, ये तो हर जनरेशन के बारे में कहा जाता है ना, अगर हम पीछे चलते जाएं, उनको कहते हैं कि हम जो जनरेशन थे हम ठीक थे, हमारे बाद आने वाले ख़राब हुए, वो कहेंगे कि हमारे बाद आने जी वाले जी ख़राब जी हुए। जी तो इसमें मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अल्फाज के चुनाव की बात कर रहे हैं, आजकल रेक्टिफाई भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पुरानी जो उर्दू थी वो बहुत साफ़ थी, लोग ज़्यादा बोलते थे, बेहतर थी। लेकिन अगर हम देखें वक्त के साथ, अगर वो ज़बान समझी नहीं जा रही और शायरी उसी ज़बान में की जाएगी जो पुरानी ज़बान थी, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना शायरी करने का, इट इज़ ऑल फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, आज की जो उर्दू है ना, आज का नौजवान जो शेर कह रहा है, उर्दू के एतबार से तो वो ठीक है और छन गई है, साफ हो गई है, ठीक है। वो इशू नहीं है। मैं जिस इशू पे बात कर रहा हूँ वो ये आप है कि रवैयों के हवाले से बात रवैयों कर के एतबार से कि नौजवान जो है वो बहुत जल्दबाज भी है, हमारा शोहरत की तरफ भी जल्दी भागता है, प्लस सीनियर अगर उसको मेंशन कर रहा है, अव्वल तो वो समझते नहीं कि हमें सीनियर से राय लेनी चाहिए कि एक लफ्ज़ियात की बंदिश है या क्या ये दुरुस्त भी है। ठीक कि है। ये जो लफ्ज़ हम इस बाज़ औक़ात तो गैर अखलाकी भी लफ्ज़ियात मतलब सीनियर्स भी कर रहे हैं, जो बहरहाल मेरी मुराद ये है कि देखें, हम अदब है, अदब है ना, लिटरेचर है, शायरी है, तो उसके अंदर अदब का जो है उनसर जो है वो कहीं भी ज़ाइल नहीं होना चाहिए, या वो मामला जो है। एक दूसरा ये है कि नौजवानों को अपने सीनियर्स से राय ले लेनी चाहिए, फिर कोई चीज़ जो है, हम जब चीज़ें निकालते थे, इवन के उस दौर में मैसेजेस पे ग्रुप्स बने हुए थे, तो हम अपने सीनियर से राय लेते थे कि ये गज़ल जनाब आज वहाँ होते थे, मुशायरे भी होते थे, ऑनलाइन मैसेजेस पे ग्रुप बने हुए, मैग बने होते थे, तो उनमें भी हम पूछ के जो है वो निकालते थे, ड्रॉप करते थे। ये कहा जाता है और ये दुरुस्त भी है, बुखारी साहब भी इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे, लफ्ज़ व हर्फ के ज़ाहिर है वो उस्ताद मैं समझता हूँ उनको, कि जो चीज़ आपने लिख के मीडिया पे निकाल दी है, मैंने पढ़ के सोशल मीडिया पे डाल दी है, वो आपकी नहीं रही, वो फिर आपकी है, पढ़ने वालों की, सुनने वालों की। उस पर अच्छी राय दें, उस पर बुरी राय दें। इसलिए हमें जो भी चीज़ ड्रॉप करनी है वो रसायल की सूरत में हो, मीडिया पे हो, फेसबुक पे, कहीं भी, तो उसको हमें बड़े सोच समझ के करना चाहिए, जो आज के जो है नौजवान जो है वो नहीं बहुत करते। सब आज के नौजवानों के हवाले से मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। हम सिर्फ शायरी की बात नहीं करते, हर मैदान में इनके बारे में ये कहा जा रहा है, ये जो जनरेशन जी है, कि ये मिलेनियल्स या जो बूमर हजरात हैं वो यही बात करते हैं, जो हमें टर्म्स दी गई हैं पिछले जनरेशन की, कि ये वाली जो जनरेशन है ये तो थोड़ी सी जल्दबाज है, जल्दी चीज़ें जानना चाहती है, रवैये इनके ख़राब हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जो वही साहब ने शायरी के हवाले से बात की है, एक तो ये है कि पहले मैस मीडिया को एड्रेस करना मुश्किल काम था। उसके बहुत सारे फिल्टर्स थे, उसके बाद आपको जो है वो लोगों तक रसाई होती थी। अब क्योंकि बराह रास्त रसाई होगी हर आदमी की ना, बेशक आपने जो लिखा है, जो बोला है, वो आप छाप आप लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। अच्छा, अब दो रास्ते हैं, हम या तो उस छलनी को मसर करें, वो तो फिल वक्त मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि हम फ़िल्टर लगा लें कि भाई वो चीज़ें जाएंगी जो किसी मेयार पर पूरा उतरे। तो दूसरा रास्ता ये है कि पैरामीटर ये हो गया कि फिर जो लोग पसंद करें, जो लोग सुनना चाहें, जो देखना चाहें, जिसको पजीराई मिले, तो बस वही ठीक है। नंबर्स मयार हो गया, जिसका सोशल मीडिया पे नंबर्स अब हो यही गया जी, ना, अब ये हो गया, अब यही हो गया, हमने इसको एक्सेप्ट कर जो कि दुरुस्त नहीं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ना जी। तो अब जो रिफाइनमेंट है, किसी चीज़ को अच्छा जानना है, बुरा जानना है, वो भी मेयार जो है वो लोग हो गए हैं, मैसेज हो गए हैं कि वो इसके बारे में क्या तासुर रखते हैं, क्योंकि हम उसे रोक नहीं पाते। अच्छा, अब इसकी खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। एक तो ये हो गया कि जी जब आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर उस पर तनकीद होती है, तो तनकीद होती है और फिर उसमें इस्लाह का पहलू भी निकल आता है कि आप खुद अपनी बेहतरी करते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ भी कुछ आपकी रहनुमाई हो जाती है। ये तो अच्छी बात हो गई। दूसरी ये है कि वो जो रॉ शेप में जो कुछ है वो लोगों के पास चला जाता है, मतलब उसको किसी रिफाइंड शक्ल में नहीं हो जाता, तो वो रॉ शेप में जब जाता है तो वो लोगों के रवैयों पर भी असरअंदाज होता है, वो आपके मिजाज भी बदलता है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो मिजाज भी बदलता है, तो फिर वो जो मिजाज बदलता है तो वो फिर हमें सोसाइटी में नज़र आता है हर तरफ। तो वो अब इस सारे सिनेरियो में, इस सारे मंजरनामे में रहते हुए हमने आगे बढ़ना है, उसके रास्ते तलाश करने हैं। जहाँ तक आपने ये बात की ना कि जी
या भाई साहब कह रहे थे कि जी शायर जो है वो अब उसके अंदर तकब्बुर है। अच्छा, अब शायर और वकील ये दोनों हजरात ऐसे हैं कि जो अपने आप से बड़ा शायर किसी को नहीं समझते। बिल्कुल। ठीक है ना जी। वकील को भी ये अगर कह दिया जाए कि सामने वाला वकील जो है वो 1 करोड़ रुपये फीस लेके खड़ा है, आप 10,000 रुपये पे खड़े हुए हैं, तो अगर वो ये तसव्वुर कर ले कि वो बहुत बड़ा वकील है तो वो मुकदमे को कैसे लड़ेगा। ठीक है ना। तो उसने ये सोचना होता है कि नहीं जी मैं तो उसी पाए का वकील हूँ, बेशक मैं कम फीस लेके खड़ा हूँ, तो उसने वहाँ पर मुकाबला करना है ना। तो शायरी की भी यही कैफियत है। अगर शायर ये समझ ले कि वो सामने वाला बहुत बड़ा शायर है तो उसके मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है, तो फिर वो नहीं है, तो उसकी ज़रूरत भी है, बिल्ड इन है उनके रवैये ना, कि वहाँ पर वो उन्होंने बात ऐसे करनी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो अभी आप कह रहे थे या वही सब कह रहे हैं कि शायरी का जो मेयार है वो गिरा है, उसकी वजह ये हुई है कि शायर ज़्यादा हो गए। ठीक है। और शायरी पहले ये था कि बहुत सारे शायर होते थे, वो अपनी शायरी करके अपनी कापियों तक महदूद रखते थे, उनके पास वो कभी अलग अलग शायरी करते थे ना, फिर उसमें खुद एहतसाबी भी होती थी कि फॉर एग्जांपल आपने 8 शेर कहे गजल में, तो ये सोचते थे कि ये 5 निकालें या 6 निकालें या 8 के 8 निकालें। वो शोरा हज़रात की बात करते थे ना कि आप 5 मिनट की मेहनत करेंगे तो 1 मिनट आपका स्टेज पे निकलेगा। तो वो शायद सारी जिंदगी की मेहनत में जो है ना वो आपका एक शेर बिल्कुल हासिल हो। ठीक है ना जी। बिल्कुल ऐसे सर, ऐसे ही है। एक दफ़ा मैंने पुरानी याद में ताज़ा करो, एक दोस्त सीनियर दोस्त थे यहाँ, मैंने उनको 11 शेर दिखाए गज़ल के लिख के पेज पे, उन्होंने 6 पे लाइन फेर दी, कहने लगे 5 11 से भारी हैं, और मैंने वो 5 ही अपनी पहली किताब में शामिल किए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ बता कीजिएगा वो। हाँ जी, उनमें से 1-2 शेर शायद मुझे याद आ जाएं कि अब मेरा इख्तियार कुछ भी नहीं, ठीक, अब मेरा इख्तियार कुछ भी नहीं, रास्तों का गुबार कुछ भी नहीं, ठीक, इश्क शोलों को चाट लेता है, यार जंगल के खार कुछ भी नहीं। वाह वाह। तो ये मुझे 2 शेर उसमें से याद आए। अच्छा साहब, अक्सर औक़ात ना हम जब भी इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं ना, तो मेरा सवाल ये होता है कि जैसे बुखारी साहब ने ये बात की ना कि तादाद बढ़ गई है शोरा हज़रात की, तो वो जो सुनने वाले की तादाद है वो भी बढ़ रही है या वो कम होती जा रही है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है कि बिल्कुल शायर बड़े हैं, तादाद भी बढ़ी है, और एक और मैं दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ कि यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड सेट हुआ है। पहले जो शायरी का जो है एक जो या तो खबर ही नहीं आती थी अगर कोई बड़ा मुशायरा हुआ भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है असद साहब, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वहीद साहब से कि शोरा हज़रात की तो तादाद बढ़ गई है, क्या जो सामीन है, जो सुनने वाले हैं, उनकी तादाद भी बढ़ रही है या उनकी तादाद कम होती जा रही है? और अगर तादाद बढ़ रही है तो वो जो मयार है जो जिस पे सुनना वो चाहते हैं, क्या वो भी गिर रहा है या वो बेहतर होता जा रहा है? जी असद साहब, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, बात कर रहे थे। जी मैं जो महसूस कर रहा हूँ अब जो मुशायरे हो रहे हैं, असल में ज़ाहिर दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो उससे सोशल मीडिया के थ्रू ये है कि अब हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है फ़ौरन सामने आ जाती है। तो उसका ये फ़ायदा हो रहा है कि नौजवान शुअरा भी बढ़ रहे हैं, उनके अंदर ज़ौक़ भी बढ़ रहा है, और उनको समझने का या चीज़ों को देखने का और ट्रेंडिंग का भी पूरा अबलाग है आज के नौजवान को। हमें उस तरह से नहीं होता था या अप्रोचेबल नहीं था। हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ जी, बेहतर हो रहे हैं। बुखारी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा था पिछले दिनों में। हमने कल देखा चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब मुल्तान तशरीफ़ लाए, बहुत से प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जायज़ा किया। मैं चाहूँगा कि आप इसके इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रा बताइए कि इस विज़िट का 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो मुल्तान के लिए काफ़ी अच्छा साल समझा जा रहा था। साउथ पंजाब के लिए काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट्स है, मुल्तान बिहारी रोड का प्रोजेक्ट है, गोलबाग को हमने देखा कि कुछ बेहतर किया गया, काफ़ी रूट्स को खुला किया जा रहा है। आपका मैं ज़रा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। अब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान कल से मुल्तान का दौरा कर रहे हैं और आज भी मुख्तलिफ़ इलाकों को देखेंगे। तो कल वो तशरीफ़ लाए, एक तो ये है कि जाहिद अख्तर ज़मान साहब पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ रहे और इंतज़ामी पोस्टिंग्स में भी यहाँ रहे, तो इसलिए वो इस इलाके को, मुल्तान को और इस खित्ते को अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ के मसाइल का भी उन्हें काफ़ी इदराक है। तो वो तशरीफ़ लाए कल और उन्होंने कमिश्नर मुल्तान के साथ और बाकी इंतज़ामी अफसरान के साथ जो है
मुख्तलिफ अहम जगहों का दौरा किया। जैसे आपने खुद जिक्र कर दिया कि मुल्तान में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की कोशिशों से या उनकी भागदौड़ से काफ़ी बेहतरी आई है। हमें इसको इंडोर्स करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अमूमी तौर पर आप ये देखें तो ये डिप्टी कमिश्नर हजरात भागदौड़ करते हैं। कमिश्नर साहब नहीं करते, जो है वो ऐसे होते हैं कि वो दफातर तक महदूद रहते हैं या मीटिंग्स में, लेकिन ये खुद जो है इन्होंने विजिट्स भी रखे हुए हैं, तहसीलों के भी विजिट रखे हुए हैं, खुद ये जाते हैं और ये ना सिर्फ मुल्तान शहर के बल्कि जो मुल्तान डिवीजन की तहसीलें हैं वहाँ पर भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये खुद देख रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। तो मुल्तान को अगर देखा जाए तो मुल्तान में 2-3 अहम मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है। ख़ास तौर पे मुल्तान बिहाड़ी रोड एक बहुत बड़ा मंसूबा है और उस पर बड़ा शोर शराबा और बड़ी तनकीद के बाद काम शुरू हुआ। सर ग़ालिबन 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। देखिए वैसे तो ये था कि 2 अजला को मिलाने वाली हर सड़क 2 रोया होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का विजन था। लेकिन आप देखें कि ये 2 अजला को मिलाती हुई 2 रोया सड़क नहीं बिल्कुल। तो ये काफ़ी अरसे से डिस्कस हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उस वक्त भी उन्होंने इसका ऐलान किया, फिर अगली हुकूमत ने ऐलान किया, फिर 3-4 दफ़ा ऐलानात हुए, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका। तो अब इस पर काम शुरू हुआ, तेज़ी से काम जारी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मनसूबा है जिस पे 3 फेजेस में काम हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो जैसे हम मुल्तान एवेन्यू का जिक्र कर रहे थे कि उस सड़क को बिज़नेस हब बनाने की कोशिश की जा रही है कि भी वो एक अच्छी सड़क हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी सरगर्मियाँ हो सकें। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांड रोड है मुल्तान में, वो हादसाती ब्रांड रोड बन गया है। बिल्कुल, सारे ब्रांड्स एक जगह कॉलोनी की एक सड़क थी, उसके ऊपर जो है वो एक आध दुकान बनी और फिर बढ़ते गए और फिर वो सारा ब्रांड रोड बन गया। लेकिन अब वो क्योंकि इस अंदाज से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो केटर कर सके इतने सारे लोगों की आमदोरफ्त और ये सारा कुछ वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ, तो वो ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर इतनी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है और लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं और वहाँ ख़रीदारी हो रही है तो उस सड़क को अच्छा किया जाए। तो वहाँ पार्किंग की कोई जगह नहीं है तो सड़क ब्लॉक रहती है। तो ये इसमें जो जिस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है वो ज़रूरत भी थी जी। तो ये अच्छा है, ये एक बड़ा मंसूबा है। अच्छा, इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि क्या हम इन बिज़नेसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लेना है कि इन बिज़नेसेस को अगर हम बिज़नेस हब बना रहे हैं मुल्तान एवेन्यू तो वहाँ पर अगर शिफ्ट किया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप वहाँ पर जाएँ, और ये क्योंकि कॉलोनी का रोड था, बहुत छोटा रोड है, पूरा मुल्तान और जनूबी पंजाब से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। ज़ाती राय इस पर ज़रा जानना चाहते हैं। वो ऐसा मुनासिब भी नहीं है क्योंकि जो कारोबारी मराकज़ होते हैं वो हर इलाके के लिए होते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे कैंट में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर उनके लिए कारोबारी सरगर्मियाँ उसी इलाके में होनी चाहिए बजाय इसके कि वो मुल्तान एवेन्यू जाए। तो वो मुल्तान एवेन्यू ठीक है, वो उसको भी कारोबारी हब इसलिए बनाया जा रहा है कि उसके आगे बहुत सारी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, बहुत सारी आबादी जो है वो उस तरफ मुंतकिल हो रही है। तो उस बड़ी आबादी जो वहाँ उसको केटर करने के लिए वो सारा हब है। अच्छा, इन्होंने जो कुछ और मंसूबे भी शुरू किए, जैसे किला कोना कासिम बाग है। किला कोना कासिम बाग पर फूड स्ट्रीट बनाने का जो मामला है ये बड़े अरसे से इस पे जो है काम होता है, शुरू भी किया जाता है, कुछ स्टेडियम्स के नीचे दुकानें हैं उनको बनाया जाता है, लेकिन जो है फिर वो मंसूबा नाकाम हो जाता है। तो इसमें एक तो ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर इसे चलाया जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो है ऐसे जो सरगर्मियाँ हैं उनको बेहतर अंदाज से कर सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि किले की जो हैयत है उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है। कल इन्होंने जो दौरा किया 2-3 अहम ऐलानात किए कि जी एक तो किला कोना कासिम बाग को मुल्तान का 0 पॉइंट बनाया जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि जो फसील है उसकी जो असल हालत है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। इस ज़माने ये कहते हैं कि अब आज तो हम अगर मुल्तान के हदूद अरबे को देखें, जोग्राफिकल पोजीशन देखें तो हम चनाब के किनारे ये शहर है जी। किसी ज़माने ये रावी के किनारे शहर होता था। अच्छा। रावी जो है, रावी के बारे में कहा जाता है दरियाए रावी कि वो किले की जो है दीवार के साथ बहता था। अच्छा। हाँ। अब इसमें क्योंकि एविडेंसेस हैं, ऑब्जर्वेटिव एविडेंसेस हैं, तो पता नहीं इसमें कितनी हद तक, लेकिन रावी जो है वो यहीं बहता था और उसके आसार भी मिलते हैं। तो अब वो जो है हमने फिर इर्द गिर्द की जो मशरूम ग्रोथ हुई है ना, आबादियाँ बढ़ी हैं, उसकी वजह से सारी मंजरनामा बदल गया। अदरवाइज किले को खाल सिर्फ देखने का भी ना जो मंजर है, ठीक है ना जी, फिर उसके अंदर एक फैसिनेशन है। बिल्कुल। जो पहली दफ़ा देखता है किला कोना कासिम बाग को, बाहर से आता है तो वो देख के एक दफ़ा रुक जाता है, ठीक है ना जी। वो मज़ारात, वो दमदमा, उसका गेट। अब एक हमने जो बड़ी ख़राबी की है, बल्कि मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा भी सही कि भी इसको देखें कि हमने किले की ये जो नसीम सादिक साहब ने बड़ी मेहनत से किले की जो
पुराना मंजर था उसको बहाल किया, वहाँ से मार्केट हटाई और वो किले का एक दोबारा वहाँ पर मार्केट्स बनना शुरू व्यू जो है बड़ा अच्छा हुआ। बहुत अच्छा अब था इन्होंने ना एक पीएचए ने थोड़े से पैसों की खातिर ना एक रेस्टोरेंट्स बना दिए किले की चढ़ाई पर ही। वो एक ट्रेन का डब्बा रख के, अच्छा ट्रेन का डब्बा रखा, उससे ये था कि शायद कोई अट्रैक्शन डेवलप होगी, उसकी छत पे भी रेस्टोरेंट्स और इधर उधर, वो एक अजीब सा मंजर उन्होंने पैदा कर दिया। तो वो उस रेस्टोरेंट्स को वहाँ से हटाना चाहिए। देखिए किले की सैकड़ों साल की तारीख है और बल्कि हज़ारों साल की, वो मैं नॉन तारीख बता रहा हूँ, तो उस तारीख के साथ वो रेस्टोरेंट अटैच नहीं करता। हम तो जब किले को देखते हैं तो हमें वो मंजर नज़र आना चाहिए ना कि जी 2000 साल 3000 साल पहले क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वही साहब कभी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। वही साहब आप ज़रा बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, मुल्तान के हवाले से काम किया जा रहा है, जैसे आपने शुरू में आगाज़ में बात की थी कि शायद तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बुखारी साहब ने अभी जो बात की, आप यकीन करें कि ये जो मंजरनामा बना, ये यहाँ मस्जिद जो मंजर दे रही है और उससे जब हम सामने देखते हैं तो आप यकीन करें, मैं अपनी महसूसात बता रहा हूँ कि एक सहर सा तारी हो जाता है दिलो दिमाग पे कि एक हिस्टोरिकल एक सामने एक चीज़ आ रही है। तो बिल्कुल ऐसा है। इसके साइड पे सराउंडिंग में काफ़ी स्पेसेस हैं, और जो पानी वाली एक पुरानी टैंकी है उस एरियाज में अगर इसी को शिफ्ट कर दिया जाए तो ये फ्रंट जो है ये ओपन हो जाएगा और सिर्फ वो किले का मंजर देगा और वो हिस्टोरिकल जो है वो देगा। तो ये अच्छी सजेशन है, मैं समझता हूँ। अच्छा वही साहब, मैं चाहूँगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा गज़लें जो हैं वो लिखी हैं, अगर आप चंद अपने अशार पेश करना चाहें हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो रहा है और उसके साथ फिर हम ब्रेक की तरफ चले जी, 2 शेर मुल्तान वालों के लिए, आपके लिए कि वहाँ रुकना नहीं पल भर, हमारी जान आ जाना। वहाँ रुकना नहीं पल भर, हमारी जान आ जाना, जुदाई गर सताए सीधी पाकिस्तान आ जाना। वाह, और ये किसी खास शख्स के लिए लिखे हैं आपने शेर। ये शहर औलिया है और यहाँ के लोग मीठे हैं, ठीक, अगर मिलना हमें चाहो तो फिर मुल्तान आ जाना। वाह वाह। तो गज़ल से मैं चंद शेर पेश कर देता हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। कि अब किसी तौर हो नहीं सकता, अब किसी तौर हो नहीं सकता, इश्क कमज़ोर हो नहीं सकता। वाह। और तेरी आंखें अगर मुयस्सर हों, आदमी बोर हो नहीं सकता। तेरी आंखें अगर मुयस्सर हों, वाह, आदमी बोर हो नहीं सकता। और दिल में बस तुम कयाम करती हो, इस जगह और हो नहीं सकता। दिल में बस तुम कयाम करती हो, इस जगह और हो नहीं सकता। और इतनी तन्हाई है मेरे अंदर, क्या कोई शोर हो नहीं सकता। वाह, क्या कोई शोर हो नहीं सकता। और जितना मुल्तान मेरा मीठा है, उतना लाहौर हो नहीं सकता। जितना मुल्तान मेरा मीठा है, उतना लाहौर हो नहीं सकता। और मुझसे एक बार जो कहीं मिल ले, फिर वो इग्नोर हो नहीं सकता। और आखिरी शेर है कि मैं तुम्हें दिल ये दे भी सकता हूँ, मैं तुम्हें दिल ये दे भी सकता हूँ, पर ये फिलफोर हो नहीं सकता। ठीक, बहुत खूब बहुत खूब। असद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने समझा कि आपने शायरी का आगाज़ किस तरह किया और इस वक्त शोरा हज़रात के हालात क्या हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि असद साहब को आपने बहुत पसंद किया होगा और अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब से हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपसे बात की कि हमने बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने इनसे आलमी मंजरनामे पर ज़रा डिस्कशन करनी है। इसी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब के विज़िट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा वहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, लेकिन इस वक्त हमें ब्रेक में एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, खलील गौरी साहब, जो कि हकीम हैं, बहुत मारूफ साउथ पंजाब के। इनसे आज हमने अनीमिया पर गुफ्तगू करनी है। अब अनीमिया खून की कमी को कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बढ़ती जा रही है। अब क्यों बढ़ती जा रही है, इनकी क्या वजूहत हैं और इसको फिर हम लोग सही किस तरह कर सकते हैं, इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है, क्या घर में जो हमारी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं उसको खा के इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं बुखारी साहब से ज़रा हम गुफ्तगू कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के विज़िट के हवाले से, उसको ज़रा हम कंक्लूड करें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बुखारी साहब, विज़िट के बारे में आप ज़रा बता रहे थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी साहब का विज़िट हमारे लिए? देखिए, इंतज़ामी ऑफिस का सरबराह होता है चीफ सेक्रेटरी, और उसकी हिदायत जो है बड़ा वज़न रखती हैं।
और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा जो है वो चीफ सेक्रेटरी से खाइफ होती है कि उनके पास अख्तियार है लोगों को आगे पीछे करने का। तो उनका विज़िट बड़ा ज़रूरी है और ऐसे विज़िट होते रहने चाहिए। उससे ये होता है कि चीज़ें जो है वो स्पीड अप हो जाती हैं। कहीं अगर फंड्स की कोई कमी है तो उसमें उसकी फराहमी में आसानी हो जाती है, और अगर कहीं कोई काम की रफ्तार सुस्त है तो वो हिदायत कर देते हैं। माजी में हमने देखा कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने बड़े एग्रेसिव टूर किए साउथ पंजाब के और बड़ी चीज़ें मुकम्मल बिल्कुल। फिर वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा भी जो है वो एक्टिवली काम कर रही हैं। तो अभी ये चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो इनके आने से हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी और स्पीड अप भी होंगी। अच्छा, जब हम जैसे हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अब मैं आपका तज्ज़िया इस पे जानना चाह रहा हूँ कि कितने ये पाया तकमील तक पहुँचेंगे और कितने सिर्फ कागज़ों की हद तक रह जाएंगे एक्सपीरियंस के बिना पर? अच्छा, ये तो जो हम जिनकी बातें कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। ठीक। ये नहीं है कि वो सिर्फ डिले का शिकार भी हो जाता है ना, फिर कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जो डिले है उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको देता हूँ, वो मुल्तान का एक इंतहाई अहम रोड हेड मोहम्मद वाला रोड है, सैदा वाला बाईपास है हेड मोहम्मद वाला तक। अब ये सड़क जो है अब 4 साल हो गए हैं, ये अभी इसको ऐलान हुए 3 साल काम शुरू हुए। 12 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसको तो अन फन मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वो सड़क बन रही है। तो इस किस्म की जो ताख़ीर होती है वो लोगों को बड़ी अजियत में मुब्तला करती है। फिर ख़ास तौर पर ये हाईवे है, अहम सड़क है, हादसात का भी डर हर वक्त रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक जो चलें आपने जिक्र कर ही दिया, कमिश्नर साहब बहुत सारे काम शाम करवा रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन शहर का एक इंतहाई अहम रोड, अहम सड़क, वो कादरपुर रावा से चौक कुम्हारा वाला तक, बिल्कुल ये शहर की मेन एंट्रेंस है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक भी आती है, बसें भी आती हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। और इस सड़क को इसकी तोसी होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो तजावज़ात हैं उनको हटाना ज़रूरी है, ताकि ये शहर की एंट्रेंस है ये ठीक हो। और बहुत सारी सवारियाँ ऐसी हैं जो शहर को क्रॉस करती हैं, इधर से आगे जिन्होंने बहावलपुर जाना है, डेरा गाजी खान की तरफ जाना है, तो वो भी इस सड़क को इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये एक इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बहुत अहम चौक है, या इस पे 3-4 इदारों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं? इदारे तो बहुत सारे इंक्रोच काम अपॉन करते हैं ना कि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इदारे तो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि कमिश्नर क्योंकि हब है या डिप्टी कमिश्नर जो है वो अगर इसको फोकस कर लें और इसके हवाले से किसी बजट का एहतमाम भी कर लें, इंतजाम कर लें, तो ये ठीक हो सकता है। जब ये बनाया गया था रोड बहुत पहले, कोई 2.5 डेकेड्स अगो, तो उस वक्त इसकी सर्विस रोड भी रखी गई थी कि सर्विस रोड भी होगी, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो फिर वो पैसे कम कर दिए, कट लगा दिया गया, तो सर्विस रोड माइनस हो गया। लेकिन सर्विस रोड होता तो आज इसकी एक्सटेंशन आसानी से हो जाती है। अब वो सड़क के ऊपर दुकानें चढ़ी हुई हैं, ठीक है, और वो लोगों को बहुत मुश्किल का सामना है। तो इस सड़क पर तवज्जो देने की बड़ी अशद ज़रूरत है और इसको ठीक करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी इस हवाले से फंडिंग का एहतमाम करें ताकि इस सड़क को हम ठीक करें और यहाँ को बेहतरी आ सके। और हेड मोहम्मद वाला सड़क की जो है कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। अब ख़ास साहब, अब आलमी मंजरनामे की तरफ चलते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि ट्रंप साहब बड़े यूनिलैटरली डिसीजंस ले रहे हैं। अब पहले वेनेजुएला के सदर को गिरफ़्तार कर लिया, वहाँ से अबडक्ट कह सकते हैं, हमने अगवा कर लिया और फिर वाशिंगटन की उधर पेश किया जाएगा। अब उधर भी बात चल रही है कि नई हुकूमत का फ़ैसला करना है कि किसको सरबरा लगाया जाए। अब उन्होंने डिफैक्टो अपने आप को भी सदर कह दिया था कि मैं सदर हूँ। दूसरा, अब ईरान की तरफ भी कहा जा रहा है कि अगर हालात कुछ कंट्रोल में आ गए, वहाँ पर मुजाहिरे जो हो रहे थे कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही हालात कुछ बिगड़ रहे थे तो ट्रंप साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर हमला कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से ज़रा हमारे खित्ते के ऊपर इसका असर बताइएगा और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक तो सुबह जो है जो लोग उठे हैं और उन्होंने टीवी देखा है तो उससे कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई है। तो ट्रंप साहब ने गुफ्तगू फरमाई है तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी ईरान के हवाले से उन्हें कुछ बेहतर खबरें मिली हैं और वो जो 800 अफराद को फांसी देने का प्रोग्राम था वो मनसूख कर दिया। बिल्कुल। तो ये एक इससे उन्हें जो है वो तकवीत मिली है और उन्होंने कहा है कि जी मुझे किसी ने कायल नहीं किया कि ईरान पर हमला ना करूँ, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये कि सारे ही कह रहे थे कि हमला कर दें, तो लेकिन मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि ईरान पर हमला ना करूँ। अच्छा, ये अब उनकी गुफ्तगू तो यही कह रही है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन माजी में ऐसा भी हुआ है कि वो कहते ये रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई किया है उन्होंने।
लेकिन अब चलें इतनी गुफ्तगू से भी कुछ जो पूरी दुनिया में ईरान पर हमले के जो शवाहिद मिल रहे थे और तैयारियां मिल रही थी, अगर उसमें कुछ कमी भी होती है तो वो एक ब्रीदिंग उसका अच्छी होगी कि भैया ये ठीक हो गया, क्योंकि इस वक्त रूस और चाइना बड़ी शदीद तनकीद कर रहे थे अमेरिका पर और कर रहे हैं कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम कर रहे हैं दुनिया में। क्योंकि सर वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमने थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करनी थी, लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी साहब का विजिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा अगर आप एक लाइन में हमें बता सकें व्हाट इज़ योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि हालात अब कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, आर वी ऑन अ प्रेसिपिस ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया, हमसे मुराद दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। और इस वक्त जो मंजरनामा है और ख़ास तौर पर जिस अंदाज से अमेरिका या अमेरिका की क़यादत जो है वो दुनिया को देख रही है, तो सबका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ तक बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसमें यही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो अभी भी जो है बड़ा टाइट रोप है, बड़ा संभल के कदम लेने की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड की सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल है, ईरान की सूरत हाल है, फ़लस्तीन की सूरत हाल है, ये सारे हालात जो है, इवन कश्मीर की सूरत हाल है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपने बहुत ही कीमती अपनी राय दी, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपसे कीमती राय लें हफ्ते के प्रोग्राम में, और मुझे बहुत कुछ ज़ाती तौर पर सीखने का मौका मिलता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एनीमिया पर गुफ्तगू करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम आलमी मंजरनामे के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पिछला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने अनीमिया के ऊपर गुफ्तगू करनी है। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका फिर इलाज किस तरह किया जा सकता है। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं खलील, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिम नजवाना साहब, जो कि मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे हमने जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि ये जो आने वाली जनरेशन है, जिसको हम टिकटॉक की जनरेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन कह रहे हैं, इसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यकसर बदल गई है दुनिया। आजकल हम देख रहे हैं कि 5th जनरेशन का दौर है, हर चीज़ हम प्रॉम्प्ट से अपने स्क्रीन से पूछते हैं, तो वो जो उनकी सोचने समझने की सलाहियत है, वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कम होती जा रही है। तो इस पर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जनरेशनल जी और जनरेशनल अल्फ़ा है क्या, इनको ज़रा डिफ़ाइन तो कीजिएगा। जी, ये जनरेशन जो हमारी डिजिटल जनरेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, तो अगर इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखें 1900 से जो हमारी जनरेशन थी 1902 1924, उसको हम कहते थे क्रिएटिव जनरेशन है। ठीक है। 1925 टू ऑनवर्ड्स जो हमारे पास आई है 45 तक, हम उस जनरेशन को कहते थे कि बिल्डर्स हैं। और बिल्डर्स के बाद हम जनरेशन जो हमारे पास आई, हम उसको कहते थे कि ये बूमर्स हैं। उन्होंने क्रिएटिव और बिल्डर्स को करके उसको बूम किया, क्रिएटिविटी को भी और बिल्डिंग को भी। उसके बाद जो हमारी जनरेशन आई, उसको हम कहते थे कि जनरेशन वाई, फिर जनरेशन एक्स, और फिर जनरेशन एक्स के बाद जो अभी हम कहते हैं कि जनरेशन जी है, जिसका 1997 टू 2013 तक है, और जनरेशन अल्फ़ा जिसे हम कहते हैं कि 2013 टू 2025 की जो जनरेशन है, इसको हम जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं, और जनरेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये देखिए, ये वो दो जनरेशन है जिनका मिलाप तकरीबन इकट्ठे ही हो गया कि डिजिटल जनरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन, इन दोनों ने मिलके आज हम उसको फेस कर रहे हैं कि हमारी जो वर्क फोर्स है ये उसमें शामिल हो चुके हैं। चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की हो, उस वर्क फोर्स में डिजिटल वर्क फोर्स शामिल हो चुकी है। अगर हम इनके चीज़ों को देखें, इनके अंडरस्टैंड करें कि ये वो जनरेशन है जिससे हम कहते हैं ये टाइगर्स हैं। जैसे मैं आपको बताया कि पहले जो है ना वो बूमर्स थे, ये टाइगर्स कहलाते हैं। अब हमने इन टाइगर्स को देखना है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनकी वर्क फोर्स क्या है, इनकी जो है ना स्ट्रेंथ क्या है, और इनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो इन चीज़ों को पहले देखें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि वर्ल्ड लेवल में नो डाउट कि वो पाकिस्तान के यंग जनरेशन हो या जो है ना वर्ल्ड लेवल की यंग जनरेशन हो, वो इस लेवल में आ चुकी हैं कि वो जो मंथली या ईयर का जो काम था उसको वो आवर्स मिले हैं, मिनट्स मिले हैं, और मिनट्स में जनरेट करके उसको प्रोड्यूस करके वो जो है हमारी वर्क फोर्स में
जो पहले से हमारी जो जनरेशन वाई है या एक्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक और मसला है कि जी जनरेशन हमारी जी और अल्फ़ा इतनी शार्प है, क्या हमने इसके साथ जो हमारी लास्ट जनरेशन है वो चल पा रही है या वो गैप आ रही है? एक वो उस गैप को कैसे जनरेशन cover गैप करना को किस तरह हमने कम करना है, उसको ब्रिज करना है, इसके बतसिन गुफ्तगू करते हैं। खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब, जनरेशन जी की बात हो रही है और उसमें जैसे आप अक्सर औकात हमारे प्रोग्राम में जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो आप यही बात करते हैं कि हमारा तो लाइफस्टाइल ही चेंज होता जा रहा है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसी की वजह से ये अनीमिया जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती जा रही हैं। मैं चाहूँगा बड़ा आसान अल्फाज में, नॉन टेक्निकल वे में समझाइएगा नाजरीन को भी, ताकि उनको समझ आए कि ये अनीमिया है क्या। देखिए, एनीमिया इस जिस्म के अंदर खून की कमी को और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है उसको एनीमिया कहते हैं। एक नॉर्मल आदमी में जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल लेवल होता है वो 12 से लेके 16 तक होता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन खुसूसन इसकी कमी का बहुत शिकार है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि हम डाइट जो है वो नहीं लेते, खुराक वो नहीं इस्तेमाल करते जिससे जिस्म के अंदर खून को पैदा होना होता है, या वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इसकी कमी का बायस बनती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसकी ना बहुत सी वजूहात होती हैं। अब इसकी कमी की जो वजूहात में एक तो ये होता है कि खुराक की कमी होती है जिसके अंदर आयरन के मुरक्कबात या फलाद के मुरक्कबात कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी कुछ ऐसी अमराज होती हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर खून की कमी पैदा हो जाती है। उसमें पहले नंबर पर आ जाता है कि अगर जिस्म पे कोई चोट लग जाए और खून जिस्म से ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाए तो उससे हो जाता है, या कोई मैदे का ऐसा मर्ज़ हो जिससे जिस्म के अंदरूनी तौर पर खून की जो है वो ज़ाया हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें अल्सर भी हो सकता है, आंतों का ज़ख्म भी हो सकता है। ठीक है। या एक मर्ज़ होती है जिसको बवासीर कहते हैं, उसमें मरीज़ को बवासीर की वजह से रेक्टम से पखाने वाली जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो नॉन स्टॉप होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो खारिज हो जाता है। ठीक है। बाज़ का जराही सदमा, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन जिसम से खून जो है वो ज़्यादा खारिज होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है। ख़वातीन में जो उनके मखसूस अयाम हैं, बाज़ औक़ात उसमें खून जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं उसकी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब ये सारी आपने कॉजेज़ बता दी कि एनीमिया किस वजह से हो रहा है, इसमें हमारा डाइटरी चेंजेस का कितना रोल है, हमारे लाइफस्टाइल का कितना रोल है जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं? देखिए, जितने भी सिंथेटिक्स हैं या केमिकल वाली खुराक है वो हमारे जिस्म में खून की कमी का बायस बनती है, कैल्शियम की कमी का बायस। ठीक है। आजकल जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी आपके कोला ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे जिस्म के अंदर इन चीज़ों को ख़राबी का बायस बनते हैं। अच्छा, उसकी मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, जैसे फास्ट फूड है उस पर भी तो हम वही वीट नहीं, चले मैदा का अगर हम एक बर्गर भी ले लेते हैं, मैदे का बन है, अंदर चिकन है, उसको ऑयल में फ्राई किया गया और उसको हम खा रहे हैं, तो ये किस तरह हमारे लिए मुज़र सेहत हो जाता है? आपने एक बन लिया जी, उसकी बेस है कार्ब जी, मैदा। ठीक है। उसके अंदर आपने एक चिकन डाल लिया। ठीक है। उसके बाद आपने उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। ठीक है। अब इन चीज़ों के अंदर सिवाय गोश्त के जो थोड़ी सी मिकदार में होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर आयरन है। ओके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये चीज़ें बाज़ार से लेके खाते हैं तो हमें नहीं पता वो गोश्त जो है वो किस फॉर्म में है। ठीक है। जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो किस फॉर्म का हो रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करती हैं। और जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है तो जिस्म के अंदर हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अच्छा, इस सबसे पहले हम ये आते हैं कि जब खून की कमी होती है या हीमोग्लोबिन कम होता है तो उस मरीज़ के अंदर या उस बंदे के अंदर क्या क्या अलामात पैदा होती हैं। प्रीएम्प्ट कर लिया आपने मेरा सवाल, मैं यही पूछना चाह रहा था। ठीक है। एक तो मरीज़ जो है वो थकावट का शिकार हो जाता है, बेचैन रहता है। ठीक है। उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, काम करने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, कुछ मरीज़ों में पाँव पर और जिस्म पर ऐसे जैसे सूजन होती है, इस तरह से होता है, या ऐसे हो जाता है जैसे खमीरा आटा होता है, इस तरह से हो जाता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, घबराहट उसको होना शुरू हो जाती है। अगर वो चलता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर वो नीचे बैठ के एकदम से खड़ा होता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है।
ये सारी चीज़ें जो है वो जिस्म में खून की कमी का बायस होती हैं और उसका रंग जो है वो पेल होना शुरू हो जाता है और जो जिस्म के जो वाइट हिस्से हैं उनमें येलोइश यानी पिलाहट जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो जो आपके नेल्स हैं जो पिंक नज़र आते हैं, जब आप इनको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ येलोइश जो है वो कलर जो है वो हो जाएगा। आँखें हैं, अब जो इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है जो वाइट होता है, इसको देखेंगे तो ये येलोइश हो जाएगा और यहाँ जो रेडनेस होती है वो नहीं होगी। ये इसकी अलामतें हैं एनीमिया की। अलामतें। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अब खून बनाने की जो हमारा बॉडी है वो भी खुद खुद प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो जो सलाहियत है वो भी कम होना शुरू हो जाती है जैसे हम एनीमिया तो वो होगा ना कि खून आपका कम होता जा रहा है, बॉडी के निकला तो उसकी वजह से खून कम हो गया, तो क्या उस तरह बॉडी फिर प्रोड्यूस भी नहीं कर पाती? सर देखें, बॉडी के अंदर एक लिमिट के अंदर ये खून प्रोड्यूस होता है। अगर इतनी मिकदार में निकल जाए तो उसको जनरेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो खुराक इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स होते हैं। आप उसके जैसे टमाटर जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके अंदर आयरन की वाफर मिकदार मौजूद होती है। सेब के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आयरन की मिकदार वाफर मौजूद होती है। चुकंदर के अंदर वाफर मिकदार मौजूद होती है। अंगूर के अंदर इसकी मिकदार होती है। अनार के अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन सी और आयरन जो है वो हमें इसमें मिलता है। ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी नींद अगर कम ली जाए, पूरी ना की जाए, तो भी जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म की जो रिपेयर नींद की हालत में होनी होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा इसमें ये बताइएगा कि अनीमिया तो वो बीमारी है, क्या ये छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ापे में किसी भी शख्स को हो सकती है या ओल्ड एज में जाके ज़्यादा ही असर? किसी को भी हो सकती है, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा इसलिए होती है कि वो अपनी खुराक का जो है वो एहतियात नहीं करते और वो चीज़ें एनर्जेटिक चीज़ें नहीं लेते हैं जिसने इस कमी को पूरा करना होता है। ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें एक बात और भी है कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर आयरन मौजूद है। अब इसमें दो मसाइल आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आयरन वाली चीज़ें या फौलाद वाली चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएँ तो या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और दूसरा ग्रुप ये होता है कि जिसको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, उसको हज़म नहीं कर पाते। तो इस चीज़ों को हमने देखना होता है। और बाकी जब हम जैसे पत्ते वाली सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, उसमें पालक है, बंद गोभी है, साग है, मेथी है, इनके इस्तेमाल से हमें जो है जिस्म के अंदर खून की कमी पूरी हो सकती है। ठीक है, दालें हैं, और दालों को अगर इस्तेमाल करना है तो 2-3 दालें मिक्स करके पकाएं और छिलके समेत पकाएं। उससे एक तो हमें प्रोटीन मिलती है, उसके अंदर आयरन भी होता है और उसका फाइबर जो है वो हमारे आंतों के लिए जो है वो बेहतर होता है। जनाब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आजकल हम लोग जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे सर ने बताया कि लाइफस्टाइल का बहुत अमल दखल है, तो उसके बारे में ये बताइएगा कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा का क्या लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी हो रही है? इस पर ज़रा तफसील में बताइएगा। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। टॉपिक पेश करते हैं आप, और वैसे भी हमारा मुल्तान है ना जी, तो हमें हर चीज़ की अवेयरनेस आ जाती है रोही टीवी से भी, और बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल देखिए हर चीज़ इतनी एक्सपेंस है, उसका इतनी महंगी है कि हम लोग में अफोर्ड नहीं कर पाते। ज़ाहिर है हर इंसान को ये मालूम है कि हम लोग डाइट प्लान अच्छा लेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा ही पॉसिबल, मतलब कुछ नहीं होता, हम नहीं खरीद सकते इतनी महंगी फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट जो कि हमारी डाइट का, या दूध, दही, इस तरह से। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बताइएगा कि जैसे हम ये जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, क्या ये हम लोगों के लिए लेना ज़रूरी है, और अगर लेते भी हैं तो कितना टाइम पीरियड के लिए आज सप्लीमेंट लेने चाहिए या उसमें कुछ चीज़ें शार्टनेस होनी चाहिए? ठीक है, मैं समझ गया आपका। बुनियादी तौर पर मैम ये पूछना चाह रही हैं कि क्योंकि हम डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ लोग मल्टीविटामिन्स का सहारा लेते हैं, क्या वो मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए या जिस चीज़ की कमी है सिर्फ वो हमें चीज़ लेनी चाहिए? देखें, जिस चीज़ की कमी है एक तो वो लें, दूसरी बात यह है कि आपने डाइट महंगी लेनी है। सर, प्रोटीन अगर आप खाने जाएंगे तो चिकन महंगा, मटन महंगा, बीफ महंगा। आप खाने ना जाए ना, पालक आपको आसानी से अवेलेबल है, सस्ती है, आप उसको हफ्ते में 2 दफ़ा। चलें डाइट पे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अनीमिया के ऊपर कि लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारे आजकल चेंजेस आते जा रहे हैं उसकी वजह से ये बीमारी ख़ास तौर पर अनीमिया जो है वो बढ़ गई है। इसी में कॉलर ने भी एक सवाल किया था कि अगर हमने इसको बेहतर करना है तो हमने डाइटरी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब हम खलील साहब से लेते हैं। लेकिन आसिम साहब से ज़रा वो लाइफस्टाइल के चेंजेस तो समझ लेना कि जनरेशन ज़ी और जनरेशन अल्फ़ा किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ होती जा रही हैं। जी आसिम साहब ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल। जो है ना जनरेशन हमारी जो जी है वो अल्फ़ा है, इन्होंने अपने आप को डिजिटाइज तो कर लिया और नो डाउट कि हमारी जो वर्क फोर्स है जिसे हम साइबर फोर्स भी कहते हैं वो बढ़ गई है और बेहतर काम होने लगे हैं और सपोर्टिव रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल नहीं सपोर्टिव इंटेलिजेंस है नो डाउट। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को भी, अपनी सोशल इफेक्ट्स को भी देखना है, अपनी सोशल स्किल्स को भी देखना है। तो इन चीज़ों में उनको बड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, उसमें डाइट में भी और उनकी प्लानिंग में भी। देखिए सबसे जो पहले जो बेसिक बात है वो सोशल स्किल्स है। सोशल स्किल्स क्या है कि पहले सबसे सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेट है कि वो अपने आप को रेगुलेट करें उन चीज़ों में। जो भी हमारी ये जनरेशन के फ़र्द हैं इन चीज़ों को वो देखेगी तो वो आगे चल सकेगी, अदरवाइज़ वो उनके लिए और प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनकी डाइट और हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी लाजमी बात है कि आएंगी। अगर हम देखेंगे इनको जो चैलेंजेस हैं हेल्थ के साथ साथ वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साथ लाजमी बात है कि दुनिया पहले भी इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है और रिसर्च भी हो रही है। द नेक्स्ट वन इज़ द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन शिफ्ट। जो पॉपुलेशन शिफ्ट है आप देखेंगे पाकिस्तान से भी जो है ना शिफ्ट हो रही है ये जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा। और तीसरी जो बात है वो रैपिडली अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में जैसे हम आते हैं तो हमें उन चीज़ों में हमने टावर शेप में तो चले गए हैं अपनी अकोमोडेशन में, लेकिन उसको देखना है कि उसके साथ पार्क भी ज़रूरी हैं, उसके साथ हमारे साथ जो है ना वो एक्सरसाइज के लिए जिम्स भी ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें भी फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये जो हमारी जनरेशन, दोनों आप जनरेशन की बात करें, जनरेशन सी और जनरेशन अल्फ़ा, अभी ये लोग तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। जैसे आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, अब वो 4 बच्चे भी अगर इकट्ठे होंगे ना एक रूम के अंदर तो वो अपने मोबाइल्स पे लगे रहेंगे, डूम स्क्रॉलिंग करेंगे और फिर वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वो आपस में एक दूसरे से भी बात नहीं करना चाहते, डिजिटल होते जा रहे हैं। और लेकिन डिजिटल में इनकी राय बहुत ज़्यादा है। हमें ट्विटर पे हम देखते हैं कि हर चीज़ के बारे में इनका राय है, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ज़रा बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कितना हो रहा है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एलिमेंट ना, उसको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही ऐसी एक फील्ड है जो इनको कंट्रोल कर सकती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा को। और नेक्स्ट जो जनरेशन है वो जनरेशन बीटा है जी, वो तो अभी क्योंकि 10-15 साल लगेंगे अभी वो आएगी तो फिर उसको देखेंगे। लेकिन जो जनरेशन अल्फ़ा है उसको हमने देखना है कि हम उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, उसको सोशल भी बनाना है, उसको यानी कि वो कम्युनिकेट भी कर सके, वो एक दूसरे के साथ रह भी सके, वो एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त भी कर सके और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सके। देखिए एक इनमें एक और पॉजिटिव चीज़ ये हैं कि ये जिसे हम कहते हैं कि जो हमारी कोलैबोरेशन है वो उसको पसंद करते हैं कि जो हमारी आजकल ग्लोबल शेयरिंग है, ग्लोबल रिसर्च है या ग्लोबल एप्रिसिएशन है, वो अपने प्रोजेक्ट्स को ले जाकर वहाँ पे जाकर इसको बैक करते हैं कि ठीक है जी वी आर गुड वन इन काइंड ऑफ द हेल्थ, इन काइंड ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। तो वो ब्रो से प्रो में आ गए हैं, ब्रो से प्रो में आए हैं, प्रोफेशनलिज्म में आए हैं। तो उनको अभी हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा वो करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी जो है इन चीज़ों को देख सकती है, इन चीज़ों को कवर अप कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की। अच्छा पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है जब वो उन्होंने तरबियत करनी है ना बच्चों की, तो वो किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, उनके इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह सिखाई जा सकती है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो सारी चीज़ें किस तरह सिखाई जा सकती हैं? देखिए हमारे पास अगर हम देखें इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। जो डिजिटल जनरेशन है ये फीलिंग अदर्स की जो है ना आपको पता है कि वो उस लेवल में अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। देयर वी नीड, अब सेल्फ अवेयरनेस है इनको, सोशल अवेयरनेस है नो डाउट के, लेकिन एम्पैथी में भी इनको आना पड़ेगा। इनको स्किल इंटेलिजेंस में मैंने जैसे आपको कहा कि स्किल उसमें भी आना पड़ेगा, फिर जाकर ये बातें समझेंगी दूसरों की रियलिटीज़ को और रियल जो भी चीज़ें हैं, चाहे सोसाइटीज़ में हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर्स में हैं, कहीं भी हैं, उनको ये समझेंगे, फिर जाकर थोड़ा मैं कहता हूँ जो गैप है उसको जो ना कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पेरेंट।
आप ये देखें कि हम इसको कहते हैं कि सैरोगेट पेरेंट भी है। ये वो जनरेशन है जो जिसे सैरोगेट पेरेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल, और सैरोगेट टीचर भी मिल रहे हैं। और दूसरा हम इसे कहेंगे जो हमारे इनको जो फ्रेंड्स हैं वो डिजिटल फ्रेंड्स हैं। तो हम ये देखें कि अगर ये चीज़ें सारी आ रही हैं तो हम जिसे हम कहते हैं कि इनके कांस्टेंट जो है ना डिजिटल फ्रेंड्स हैं, तो वो इन्हें इन्वायरमेंट मिल गया है। लेकिन इनको जो फिजिकली जो हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या सोसाइटी के अदर अफराद हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेट, पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको थोड़ा गाइड करें, टीचर्स को भी चाहिए कि वो गाइड करें कि इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट का, जैसे आप बता रहे थे कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली या पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे। यूरोपियन कंट्रीज़ ने 16 साल से कम उम्र, गालिबन आई थिंक यूरोप में हुआ है कि 16 साल से कम उम्र लोग बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, स्क्रीन टाइम कम किया है। उनको कहा गया है कि वो जो पुराने हमारे रूल्स थे, हम लोग बच्चे आपस में बैठ के गुफ्तगू करते थे, खेलते थे, पार्क्स में जाते थे, उसके ऊपर हमें आने की ज़रूरत है। बताइएगा कि इससे क्या ये बेहतरी आएगी हमारे जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? नो डाउट कि हमें वो ग्रुपिंग में आना पड़ेगा, वो फैमिली जैसे हमारी होती थी उसमें उन चीज़ों को ले आना पड़ेगा, और ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो फिजिकल ग्रुप्स हों, हेल्दी ग्रुप्स हों, पॉजिटिव ग्रुप्स हों। और पॉजिटिव चेंजिंग्स अगर हमने लानी है तो हमें खेल के मैदानों को वसी करना पड़ेगा, और अपने खेल के मैदान के साथ साथ अपनी पॉजिटिविटी को भी चेंज करना पड़ेगा, वरना हम बिल्कुल ऐसे क्लोज होते जाएंगे जो कि हमारे जो चैलेंजेस हैं नेक्स्ट, उसमें ये भी एक चैलेंज आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जिसे हम कहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें मसले पैदा होंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये आएंगी या आ रहे हैं? आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे ये जनरेशन एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, और जो जिस जनरेशन गैप की आप बात करें वो तो इन मसाइल को, मेंटल हेल्थ को मसाइल समझते ही नहीं है। तो लेकिन ये जनरेशन इनसे जूझ रही है, इनका मुकाबला कर रही है। हाँ जी, तो वो उनको ये कवर अप करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सोसाइटी के अदर मेंबर्स को भी, इवन गवर्नमेंट को भी। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को भी अभी देनी पड़ेंगी कि इनको कैसे किया जाए। देखिए अब ये वर्कफोर्स जो आ गई है, डिजिटल सीख गई है या सीख रही है, और सीखना चाहिए भी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अभी मौजूद हैं, जैसे जो है यूट्यूब है, कोर्सेरा है, और जो है इसी तरह स्किल शेयर है, इसी तरह और भी है। अभी खान एकेडमी है पाकिस्तान की, जो है ना वो बड़ी अच्छी जो है ना वो है। अब ये देखें, ये वो जनरेशन है जो सिलेबस लेस है। अब अभी आप ये देखें कि कोर्सेरा की सर्टिफिकेट्स देखें 10,000 से 10,000 अभी वो उस तरफ मूव कर रहे हैं कि जो दुनिया को ज़रूरत है उन चीज़ों में हमें जाना पड़ेगा। अलॉन्ग विद हमें अपनी सेहत को भी देखना पड़ेगा, अपनी खेलों को भी देखना पड़ेगा, और इस वर्क फोर्स को किसी एक जगह पे, जैसे जो है ना अल्फा क्रीम टावर जैसे बनाया है लाहौर में, इस तरह के पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बनाने की ज़रूरत है। खलील साहब, जैसे डाइटरी चेंजेस की बात कर रहे हैं सर कि हमने लाइफस्टाइल चेंज करना है, इसी में अब कॉलर का सवाल हम उनका जवाब ले लेते हैं। वो तो कह रही हैं इतना महंगा है, हम वोट करें, इन्फ्लेशन आप देखें महंगाई कहाँ जा चुकी है, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तो महंगी हो चुकी है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगी चीज़ों से ही अपनी डाइट को पूरा करना है। देखें, अगर आप हफ्ते में 2 दिन पालक का इस्तेमाल करें, ठीक है, वो आसानी से अवेलेबल है। काले चने का सूप बना लें, चने ना खाएं, सिर्फ सूप इस्तेमाल कर लें, वो जिस्म से खून की कमी को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से कलेजी है, बकरे की कलेजी ले लें या गाय की ले लें, उसकी 2-4 बोटियाँ तवे पे सेक के उस पर नमक और मिर्च खा के अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले ली जाए, अगर यही डाइट आप शुरू कर देंगे तो इससे भी उनका जो है वो मसला हल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, मैं आपसे ज़रा कुछ चीज़ों के नाम लेता हूँ, मुझे उसका मुतबादिल बताएं कि वो ये चीज़ें महंगी होंगी और उसका मैं कैसे चीप सोर्स लेके आऊँ। फ़र्ज़ करें मैंने प्रोटीन, अगर अब मैं अपने खाना है, अब या तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकता हूँ, महंगा, बीफ खाऊंगा महंगा, मटन महंगा, चिकन एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो भी अब महंगा होता जा रहा है, फिश भी महंगी होती जा रही है। सर्दियां देखिए, प्रोटीन डाइट जो है वो सिर्फ इनमें ही नहीं है, दालों के अंदर। ठीक है, इसी के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डाइट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने सवाल किया खलील साहब से कि डाइट अगर हम अपनी चेंज करना भी चाह रहे हैं तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। यही सवाल कॉलर ने भी किया था और मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने प्रोटीन रिच डाइट की तरफ जाना है या कार्ब की तरफ जाना है, जैसे कार्ब से मना कर रहे थे, तो वो तो प्रोटीन सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उसका मुतबादिल हमें खलील साहब बता रहे थे। मैं चाहूँगा खलील साहब वहीं से शुरू करते हैं। अब बात को मैंने प्रोटीन्स का नाम लिया 4-5 का और आपने कहा कि आप इसके मुतबादिल भी कोई चीज़ वहाँ से भी प्रोटीन ले सकते हैं, तो बताइएगा वो कौन से सोर्सेज हैं। वाफर मिकदार में प्रोटीन मौजूद है। ओके, ठीक है, आप कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसके साथ। सर बिल्कुल मौजूद है, आप वो ले सकते हैं। उसमें आप चने ले सकते हैं, उसमें आप लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूंग की दाल है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी दालें आपने इस्तेमाल करनी है, एक तो वो 2-3 दालों को मिक्स करके पकाया करें, और दूसरा ये है कि उनको छिलकों समेत इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर छिलकों के अंदर जो फाइबर होता है वो हमारी आंतों के लिए और गट के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जब हम फाइबर के साथ खुराक को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको हज़म आहिस्ता आहिस्ता होने देती है, हमारी शुगर को बढ़ाती नहीं है, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती है। ठीक है, और उसको फौरी तौर पर फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करती है। ठीक। अच्छा, जैसे आपने स्पिनच की बात की, पालक की बात की कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है अनीमिया के लिए, इसी तरह मैं चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए हमें कोई डाइटरी प्लान बता दें जो ख़ास तौर पर अनीमिया को टारगेट करता है। तो देखें, आप नाश्ते के अंदर आप एक नॉर्मल दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतवसत तबके से, ठीक है, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो और एक अंडा तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो है प्याज डालें, आप उसके अंदर थोड़ी सी पालक डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, धनिया डालें, अगर अवेलेबल हो कोई गाजर डाल लें या बंद गोभी डाल लें। ठीक है, इसकी डो बना के उसके अंदर अंडे को डालें, हल्का सा नमक, मिर्च, काली मिर्च जो आपने डालना है वो डाल लें, और उसको 1 चम्मच सरसों के तेल में बना लें। अच्छा, चलें, देसी घी महंगा है, आप कहेंगे जी कैसे अफोर्ड होगा, सरसों का तेल ले लें 1 चम्मच, उसके अंदर आप उसको डाल लें, वो रोटी की तरह बन जाएगा। एक तरफ उसको फ्राई करें, फिर दूसरी तरफ कर लें, वो रोटी की तरह बन जाएगा। थोड़े से दही के साथ आप उसको खा लेंगे, आपका बेहतरीन ब्रेकफास्ट हो जाएगा। भूख भी नहीं लगेगी, आपको प्रोटीन भी मिलती है, आपको फाइबर भी मिलता है, इसमें मल्टीविटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर सब्जियों की सूरत में मिलते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या अंडे के साथ दूध या दही खाई जा सकती है? जी, खाई जा सकती है। ठीक है। अब ब्रेकफास्ट की आपने बात बता दी, लंच पे आ जाते हैं। अब आप दोपहर में आ जाएं, आप कोई सी भी दाल उबाल लें, काले चने उबाल लें, सफ़ेद चने उबाल लें, लोबिया उबाल लें, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ले लें, उसके अंदर आप बंद गोभी, खीरा, टमाटर, प्याज ये डाल लें, ऊपर लीमू निचोड़ें, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आप मसाला अगर डालना चाहते हो, कि नमक मिर्च डालना चाहते हैं वो डाल लें, उसको आप खा लें बाउल आपका। उसमें आपको क्या होगा, एक तो आपका पेट भरेगा, एक आपको फाइबर भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है, ठीक है, और मल्टी मिनरल्स और विटामिन भी दालों की सूरत में मिलते हैं आपको, वो आपका पूरा हो जाता है। फिर जो डाइट अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ये वज़न को बढ़ने नहीं देगा। ओके, ठीक है, पानी की मिकदार जिस्म के अंदर ज़्यादा रखें, क्योंकि आज पानी हम नहीं पीते, जिसकी वजह से जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त हो जाता है। ठीक है, और बाकी आ गया रात को, आप रात को 1 चपाती ले लें, सादा आटे की, जो चक्की वाला होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा फाइबर होता है, चोकर मौजूद होता है, उसको छान के इस्तेमाल ना करें। साथ में जो घर में सालन बनता है आप उसके साथ ले लें उसको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कब दूध का ले लें, नहीं ग्रीन टी ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर। चलो आप मुझे बताएं, इसके अंदर मुझे बताएं क्या महंगा है। ठीक है, बहुत अच्छा डाइट प्लान आपने बता दिया और उम्मीद करते हैं। दूसरा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे आजकल माल्टे का सीज़न है, मौसमी है, वो एक आप खा सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा महंगे नहीं है, 50-60 रुपये किलो मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, आप महंगी चीज़ों की तरफ ना जाए ना, मौसमी फल खाएं। ठीक है, ये डाइट जो आपने बताई है ये अफोर्डेबल है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियां हैं आजकल, शलजम आए हुए हैं, गाजर है, मूली है, इनको आप सैलड के तौर पे भी खा लें, बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सालन बना के भी खा सकते हैं। ये आप इस्तेमाल कर लें। इसके साथ रोटी ज़्यादा ना खाएं, इसको चम्मच से वैसे खा लें। अच्छा, अनीमिया के जो पेशेंट्स हैं उसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलरली, जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं? वॉक कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हैवी नहीं करेंगे। क्यों कि अगर एनीमिक हैं, हैवी करेंगे तो उनका सांस फूलेगा, उनको घबराहट होगी, फिर उनकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट हो जाएगी, और फिर माइंड फौरी तौर पर दिल की तरफ जाता है, वो कार्डियोलॉजी भागेंगे। ठीक है ना, तो वो जितना आसानी से हो सकता है वो ज़रूर करें, नींद पूरी करें, और स्ट्रेस से बचें, टेंशन फ्री माहौल में जाएं, खेल के मैदान में जाएं। अगर आप नहीं चल सकते वहाँ बैठ जाएं, वहाँ जो लोग एक्सरसाइज करें उनको देखें, ताकि ज़हनी तौर आपका जहन जो है वो फ्रेश होगा, आपके अंदर ना एक एक्टिविटी होगी और आपका दिल चाहेगा कि मैं करूं, फ्रेश एयर आपको मिल जाती है। ठीक है ना।
आसिम साहब, मैं चाहूँगा ज़रा हम लोग बात कर रहे थे जनरेशन ज़ी और अल्फ़ा के इमोशन इंटेलिजेंस के ऊपर, पेरेंट्स के किरदार के ऊपर आपने बड़ी तफसीलन रोशनी डाली। टीचर्स के किरदार के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपका माहिर तालीम है, आपका शोबे से ताल्लुक़ है। टीचर्स आजकल क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए इस जनरेशन की तरबियत में? जी, नो डाउट कि एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका पहले सवाल ले लेते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। तामा भाई, सबसे पहले तो कल की कॉल का बहुत शुक्रिया, अच्छी दुआएं हुई, अल्लाह ताला इस मुल्क को और आप सबको सलामत रखे। आमीन जी, आमीन। और हमारी आने वाली नस्लों को भी सलामत रखे, उनको सीधे रास्ते पे चलने की मुझ समेत तौफीक अता करे। आमीन। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं और हकीम साहब भी, तो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं जी। एक तो ये जो ब्लड की कमी है, एक मेरी खाला है जी रियार खान सैडल है, उनका भी इशू है कि ब्लड उनको लगाया जाता है, कम हो जाता है, समझ नहीं आती क्या है। ठीक। और मेरी मिसेस का भी ये मसला है कि वो उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि ब्लड की कमी, लेकिन हकीम साहब फरमा रहे हैं कि आप मिक्स दालें लें। दालों के हवाले से ये है कि यूरिक एसिड बढ़ता है, आप दालें ली जाए पालक इस एज में, नाउ वी बोथ आर इन 60 में। ओके। तो वो जी एक तो ये सवाल होगा कि किस तरह उनकी डाइट को फाइनलाइज किया जाए, लेकिन वो एग की डॉक्टर साहब हकीम साहब बात करें, वो एग भी नहीं लेते, मीट भी नहीं, किसी कीमा वगैरह हर किस्म की सहूलतें घर में अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो शुरू से बचपन से उनकी ये कमी है कि उन्होंने ये चीजें यूज नहीं की, मिल्क भी यूज नहीं किया। अब बड़ी मुश्किल से कोई, मैंने उनको आदी किया कि वो कॉफी पीती हैं, कॉफी मैं लाता हूँ। तो दूसरा जो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं नई नस्ल के हवाले से, हमारी स्पोर्ट्स खत्म हो चुकी है, हमारी कंसंट्रेशन मोबाइल फोन पे और नेगेटिव एक्टिविटीज भी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बैन होना चाहिए बच्चों को, टीनेजर को, और उनके लिए मस्ट और ड्रिल का पीरियड हर स्कूल में, और चेक किया जाए कि वो गेम्स, जब आप गेम्स की तरफ जाएंगी, आपकी एक्टिविटीज पॉजिटिव होंगी तो आपकी थॉट भी पॉजिटिव होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा जी, क्रिकेट बैडमिंटन, तो अब हमारे मेरे अपने बेटे दोनों ने कभी गेम्स नहीं की जी, बड़ा वकील है माशाल्लाह, लॉयर है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये किस तरह हम इसको रेगुलर करें स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, और बच्चों को बचाएं और उनको पॉजिटिव एक जज्बा जो हो आगे बढ़ने का स्पिरिट। मायूसी गुनाह है, ये शायद नौजवान नस्ल मायूस हो जाती है कि नहीं हो सकेगा, तो इस सिलसिले में क्या वजाहत फरमाएंगे? थैंक यू सो मच जनाब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, मैं इनका जवाब ले लेता हूँ वन बाय वन। आसिम साहब ज़रा बताइएगा कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस पे हम बात कर रहे थे, खलीद साहब ने भी इस पर रोशनी डाली कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ज़रा बताइएगा। और वो जो मैंने आपके टीचर्स का हवाले से सवाल किया था उसका भी जवाब। टीचर और पेरेंट्स दोनों को उसे जो है ना ओवरव्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा, चाहे वो बीइंग स्टूडेंट है, चाहे वो जो है ना पेरेंटल जो है ना उसमें है, कस्टडी में है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कितनी टाइम जो है ना अपने किसी सोशल मीडिया पे लगा रहा है, या उससे क्या इम्पैक्ट ले रहा है, क्या उसकी जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और उन चीज़ों को उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको रीशेप करना पड़ेगा। अगर वो रूटीन में वो स्कूल जा रहा है और कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो लोग भी आते हैं, हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को भी देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ आ रही है। हमने 1 घंटा उसका स्पोर्ट्स का रखा हुआ है इन बिटवीन द क्लासेस, ओके, ताकि वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाए यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा। और जो है उसमें वो जाएगा अपनी किसी म्यूजिकल चेयर में जाएगा, या जो है ना वो कुरान की क्लासेस हो रही हैं, जो उसको ज्वाइन करेगा। इस तरह जो है ना वो थोड़ा सा एक उस चीज़ से हटेगा और उन चीज़ों में ले आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर माशरे में पॉजिटिव रहना है तो हमें इन चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को ले आना पड़ेगा। खेल का मैदान, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है, आपको हर चीज़ का मुकाबला करना सिखाती है। वहाँ पर आपको गुस्सा भी आएगा, गमी भी होगी, खुश भी होंगे, वो हर चीज़ वहाँ से। और जनरेशन अल्फा में हार की गुंजाइश नहीं है। हार बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अगर जनरेशन अल्फा अगर ये प्ले ग्राउंड में आती है, उसको पता है कि हार के बाद जीत है, और कितनी हार होंगी उसके बाद लाज़मी बात है एक जीत है, क्योंकि बड़े मौलिक ऑर्डर, बड़ा उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, हर चीज़ वो थोड़ा सा रोते हैं तो उनको मिल जाती है। मुझे याद है कि हम लोग रोते होते थे बाबा मोबाइल ले दें, लेकिन उन्होंने हमें 18 साल में ही लेके दिया था। आजकल की जनरेशन वही वालिद साहब हैं, वही जब हमारे पोते पोतियां रोते हैं तो उनको वही वालिद साहब दे देते हैं, फिंगर्स में उनकी सारी चीजें हैं और उनको हर चीज़ मिल जाती है। हम अक्सर, मैं तो अपने पोते उनको कहता हूँ, भतीजे भांजों को, तुम बड़े हमारे वाले साहब हमारे साथ सख्त है, तुम्हारे साथ इतने सख्त नहीं है। मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जिसे कहते थे कि वॉइस असिस्टेंट उनके पास है। पहले हम कहते थे कि मेरी एक आवाज़ पे मेरी बात सुना करो। ये वो जनरेशन है
जिसकी एक आवाज़ पे उसकी सारी बातें सुनी जा रही हैं और पूरी की जा रही हैं। बिल्कुल। खलील साहब, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, आप भी पेरेंट हैं माशाल्लाह, कितनी इंपॉर्टेंस है तरबियत की। दूसरा, शकूर साहब ने एक सवाल किया था हमारे इनके हवाले से कि यूरिक एसिड का मसला हो जाता है दालों के हवाले से, तो उसका भी जवाब दीजिएगा। सर जो है वो एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं, ऐसे मरीज़ को हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। ओके। जब तक हमें वजूहात का पता नहीं चलेगा, हम देखेंगे कि उनको ऐसे क्यों हो रहा है ना, जब तक वो नहीं होगा आप उसको देते जाएंगे, वो बैलेंस होगी, फिर हो जाएगी, लेकिन वो कहाँ से खून की कमी हो रही है, किस वजह से हो रही है, सबसे पहले एंड इन द स्टार्ट यू सेड वी हैव टू ट्रीट द कॉज नॉट द सिम्पटम्स, ये वही बात है। ठीक है ना, अलामत को नहीं, मैंने पहले कहा कि हम कॉज पे जाते होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूरिक एसिड का मरीज़ कुछ मिकदार के अंदर ये चीज़ें ले सकता है, आपने पेट भर के नहीं खानी, उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। और बाकी जो है यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बढ़ा करता, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देखें, जब आपके किडनीज वीक होते हैं और वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म से खारिज नहीं होता, वो खून के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, पहले तो इन चीज़ों को भी देखें साथ, और फिर चिकनाई को कम करें, मैदे को कम करें, फास्ट फूड को कम करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जिस्म के अंदर जब फैटी लिवर की तरफ जाती हैं तो भी यूरिक एसिड जो है वो तो भी बढ़ना यूरिक शुरू एसिड हो बढ़ जाता सकता है। इस पे तफसील मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ बर्थडेज विश करनी है। अब्दुल राफ़े हैं जी, ये मासूम से छोटे से बच्चे हैं, 7 साल के हुए हैं। हमारे अजीम साहब हैं जो कि सीनियर PCR इंचार्ज हैं, उनके बेटे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। Happy birthday to you. 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 Happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड अजीम भाई, आप इस वक्त PCR में हमें सुन रहे होंगे, तो अजीम भाई केक ज़रा मंगवा लीजिएगा और फिर हम भी गिफ्ट अपने दे देंगे राफ़े के लिए। इन्हीं के साथ उमर अली ख़ान साहब हैं। उमर अली ख़ान हैं, ये भी एक मासूम से बच्चे हैं, छोटे से, इनकी भी आज बर्थडे है। अंसर अब्बास साहब हैं, DSC इंजीनियर हैं, रहीमा खान से इनका ताल्लुक है, उनके बेटे हैं जी, उनकी भी आज जन्मदिन है, उनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जितने भी गोल्स हैं आप अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको अचीव करें, और पेरेंट्स की भी जितनी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन सारों को पूरा करें। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जो डाइट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वहीं से उसको टॉपिक को आगाज़ करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, शकूर साहब ने कुछ सवाल किए थे यूरिक एसिड के हवाले से, तो उसका मुतबादिल डाइट प्लान हमें दे रहे थे खलील साहब जी। खलील साहब बताइएगा कि अनीमिक पेशेंट भी हैं, उसी के साथ वो आपने जो डाइट दी वो कह रहे थे कि इसकी वजह से तो यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, तो वही एक्सप्लेन कीजिएगा। जो है वो इन चीज़ों के साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, और मैदे वाली और बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल ना करे, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का बायस बनती हैं। अगर आप नेचुरल डाइट लेते हैं, कुदरती खुराक लेते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उसको एक लिमिट में रहकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हमने बात की कि हकीम हजरात के पास, तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हम ये बात कर रहे थे कि तमाम मसाइल के लिए आया जाता है। अब मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो पेरेंटिंग के हवाले से जनरेशन Z और जनरेशन अल्फ़ा के बारे में बात की जा रही है, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात की जा रही है, तो इस पर थोड़ी सी आप भी रोशनी डालिएगा। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो रात को इकट्ठे होते थे और 2, 4, 3 घंटे के लिए बैठ के आपस में तबादले ख्याल किया करते थे, तो वो अपनी स्ट्रेस को निकाला करते थे, लोगों को सुना करते थे, किसी को मशवरा देते थे, और फिर वो आके सुकून से ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब क्या है कि हम एक ना कमरे में बंद हो गए और हमारे हाथ में सोशल मीडिया है और मोबाइल है, हम किसी को कुछ ना बता सकते हैं ना सुन सकते हैं। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, देखिए, जब हम पढ़ा करते थे, अपने बचपन में चले जाएं तो हर स्कूल के अंदर एक ड्रिल का पीरियड हुआ करता था। सुबह के टाइम PT हुआ करती थी असेंबली से पहले, ठीक है, और रिसेस में जो है वो हमें गेम्स के लिए टाइम दिया जाता था और हमारे ग्रुप्स बनाए जाते थे और हमें जो है वो आपस में मुकाबले का मतलब वो माहौल दिया जाता था कि हमें कोशिश करनी है, ठीक है।
और उसमें हमें देखिए जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो बच्चे की जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं कि आपने आगे लाइफ स्टाइल में जब जाना है तो बर्दाश्त कैसे करना है, हार गए तो क्या करना है, जीत गए तो क्या करना है, अगर किसी ने कोई मुखालफत कर गई है तो उसको कैसे फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। लेकिन अब स्कूल के अंदर सिर्फ वो बड़े बड़े बैग्स हैं और वो रंगीन रंगीन से जो है वो प्रोग्राम्स हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है यार। इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, अगर अब किसी शख्स को अनीमिया की शिकायत हो रही है, सिम्टम्स आपने बताए कि इनको किस तरह इलाज किया जा सकता है, सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो फौरी आपने डॉक्टर के पास जाना है। कुछ आप टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, वो बता दीजिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि इसका खुद इलाज नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास जाके ही इलाज देखिए होगा। सबसे, अगर आपके अंदर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अलामत बताई हैं, उसमें से आपको कुछ महसूस होता है तो आपने सिर्फ HB चेक नहीं कराना है, ठीक। आपने जाके एक CBC टेस्ट होता है, उसमें क्लीन ब्लड काउंटिंग होती है, वो आप करा लें। उसमें हमें दूसरी चीज़ें पता चलती हैं, उसमें वाइट ब्लड कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, RBCs कितने हैं, आयरन कितना है, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये आयरन कम हो रहा है तो वो हम देख सकते हैं उसको। ठीक है। और ये डॉक्टर से इलाज करेंगे इसका, आपने जैसे बारहा ये बात की कि जो क्वालिफाइड पर्सन है वो इसका इलाज कर सकता है खुद ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके या डाइट लेके, इसका इलाज नहीं कर सकता, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। टोटके में और सुनी सुनाई बात पे कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर एक बंदे ने कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल की, वो बेहतर हुआ तो वो सारी दुनिया को बताता है यार तू भी ये खा ले तो ठीक हो जाएगा। ऐसे होता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे होता नहीं। मैं चाहूँगा कि क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मौजूद हैं, अगर आपने अपना कोई पैगाम ऐड करना हो तो प्लीज़ इस जनरेशन के हवाले से कर दीजिएगा। देखिए ये जनरेशन अल्फ़ा और जी की जो हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। नो डाउट कि उन्होंने दुनिया के साथ चलना है और ख़ुद भी अपडेट होना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे यूज़ कर रहे हैं। इवन टीचर्स हैं, इवन प्रोफेसर्स हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्हें कोलैबोरेटिव स्टाइल अपनाना पड़ेगा, तो फिर ही जाकर ये बातें, इनके मसले मसाइल कम होंगे और हम आगे अपनी GDP को भी बढ़ा सकते हैं, GDP को भी बेहतर कर सकते हैं। और ये हमारा एसेट है जिनको हमने बिगाड़ना नहीं है, हमने उनको संवारना है। हकीम साहब, मैं चाहूँगा आप भी अगर कोई चीज़ आखिर में ऐड करना चाहें तो प्लीज़ 10 से 15 सेकंड में ऐड कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना खाना पीना ठीक रखें और कुदरती लाइफस्टाइल से करीब होते चले जाएं। आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ दें, खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, अच्छा सोचें और खुश रहें। जी हकीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आसिम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमने डिस्कशन की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।